Okay ji, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all my dear students. Hope you all are fine. This is your lesson number 1 of week 1 from chapter number 9, biotechnology. Uh, uh, from book page number 214, 217, 222 from 225. So the contents of today lecture is objectives, gene therapy, amniocentesis, tissue culture, intro to the new chapter, that will chapter number 10, evolution, Lamarck's theory of organic evolution, objections of Lamarck's theory, recapitulation, and then assignment. So the objectives of today lesson is, after completing this lesson, you will be able to describe the role of biotechnology in the diagnosis of disease, understand the modern techniques of tissue culture, what is evolution and theories regarding organic evolution, explain the Lamarck's theory of organic evolution with their objectives. ये जो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस होते हैं बिल्कुल इसी तरीके से बोर्ड के अंदर भी सवाल बन के आ रहे होते हैं. नाउ स्टार्टिंग द लेक्चर दैट इज जीन थेरेपी. देखिए जी, अब जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन द डायग्नोसिस ऑफ डिजीज. बायोटेक्नोलॉजी के एक करके हम सारे के सारे ऐसे टेक्निक्स एंड ट्रीटमेंट्स की बात करेंगे दैट इन्वॉल्व इन द डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज, राइट? So we will start the topic that is gene therapy, right? So first of all, what do you mean by gene therapy? What do you mean by gene therapy? Therapy means treatment. Genes, you all know that gene is the basic unit of inheritance. So अगर हम एक ऐसी टेक्निक की बात करें जिसमें हम जीन को ट्रीट करें जो कि डिसऑर्डर आगे जाके किसी ह्यूमन बीइंग में कॉज करने वाला है या ऑलरेडी किसी ह्यूमन बीइंग में वो जेनेटिक डिजीज कॉज कर रहा है, दैट इज कॉल्ड जीन थेरेपी. सो इट इज़ अ टेक्निक विच इज़ यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जेनेटिक डिजीज इन ह्यूमन बीइंग. जाहिर सी बात है, जीन्स हमेशा जेनेटिक डिजीज को लेके आता है. तो इट इज़ अ टेक्निक, बायोटेक्नोलॉजी में इट इज़ अ मॉडर्न टेक्निक विच इज़ यूज टू ट्रीट द जेनेटिक डिजीज. अब ये इस टेक्निक पे हम क्या कर सकते हैं कि पहले तो हम डायग्नोज करेंगे कि ह्यूमन बीइंग के अंदर कौन सा जीन जिसमें फॉल्ट है, उसे ट्रीट करेंगे. अब ट्रीट करने के दो तरीके होते हैं, वो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे. एक्स वीवो मेथड और इन वीवो मेथड, ये कौन से होते हैं ये हम आगे डिस्कस करेंगे. लेकिन बेसिक ओवरऑल क्या होता है इस ट्रीटमेंट में कि पहले हम डायग्नोज करते हैं कि ह्यूमन बीइंग में कौन सा जीन डिफेक्टिव है, फिर हम उसे ठीक करते हैं, रिप्लेस करते हैं किसी हेल्दी जीन से, और उसके बाद अगेन बॉडी के अंदर इंसर्ट कर देते हैं, राइट? सो न्यू जीन्स को आप ट्रीट सोमैटिक सेल में भी कर सकते हैं. सोमैटिक सेल इज अ बॉडी सेल. जर्म सेल में भी कर सकते हैं, जर्म सेल इज अ रिप्रोडक्टिव सेल. और एम्ब्रियोनिक सेल में कर सकते हैं, यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एम्ब्रियो का टेस्ट करके उसे ट्रीट करके उनके सेल्स को भी आप ट्रीट कर सकते हैं, right? So two main methods are involved in gene therapy: ex vivo therapy, in vivo therapy. Therapy means treatment. अगर आप उस डिफेक्टिव जीन को बॉडी से बाहर निकालें, उसको ठीक करें और बॉडी के अंदर वापस इंसर्ट कर दें, इसे आप कहेंगे एक्स वीवो थेरेपी. एक्स वीवो मीन आउटसाइड द बॉडी. और अगर आप उसी की बॉडी में रहा उसको डायग्नोज करें और उसे उसकी बॉडी के अंदर ही ठीक करें, और ठीक करने के बाद बॉडी के अंदर तो वैसे ही मौजूद ही है ना, तो बॉडी के अंदर से आपने बाहर निकाला नहीं, तो ऐसी टेक्निक को जो विद इन द पेशेंट बॉडी होती है उसे आप कहते हैं इन वीवो थेरेपी. तो ये नाम का मतलब मैंने अभी आपको समझाया है. इन द नेक्स्ट वन वी विल डिस्कस इट इन डिटेल. नंबर 1, एक्स वीवो थेरेपी. सो एक्स वीवो थेरेपी में क्या ट्रीटमेंट है? इन दिस मैथड द सेल्स आर रिमूव फ्रॉम पेशेंट, ट्रीटेड एंड रिटर्न बैक टू द पेशेंट बॉडी. आप उस सेल को सबसे पहले तो डायग्नोज करते हैं कि मसला कहाँ पे है, फिर उस सेल को बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसे ठीक करते हैं और उसे बॉडी के अंदर वापस डाल देते हैं. तो इस मेथड के लिए जिस वायरस को हम यूज करते हैं एज एन अपरेटस, एज एन वेक्टर, उस वायरस का नाम है रेट्रो वायरस.
राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, ऐसी कौन सी एग्जांपल है जिसके थ्रू हम एक्स वीवो थेरेपी के थ्रू हम कोई डिजीज को ट्रीट करें। इसमें एक एग्जांपल आती है SCID। SCID की फुल फॉर्म क्या है? सिवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। ये एक ऐसी डिजीज है जो कि आपके पास जेनेटिक डिसीज है, जेनेटिक डिसऑर्डर। पहली चीज तो हम यहाँ पर जो भी थेरेपी की बात करेंगे हम जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करेंगे। इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक पड़ जाता है। इम्यून सिस्टम आपको पता है तभी वीक पड़ता है जब उसकी बॉडी के अंदर कोई जो लिम्फोसाइट्स हैं उनकी कमी हो जाए। तो यहाँ पर इस डिजीज में लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर नहीं हो पाते, बन नहीं पाते। तो उस डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज आती है जिससे इंसान की पूरी बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत बैडली अफेक्ट हो जाता है। पहली चीज ये। सेकंड चीज, अब ऐसी कौन सी चीज है जो बीटा और टी लिम्फोसाइट्स को, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करने के लिए नेसेसरी था? वो एंजाइम है एडिनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम। तो बेटा आपने याद रखना है, SCID उन पेशेंट्स को होती है, उन लोगों को होती है जिनमें ये एंजाइम्स की डेफिशिएंसी होती है, क्योंकि ये एंजाइम एडिनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम आपकी बॉडी के अंदर बीटा और टी लिम्फोसाइट्स को मैच्योर कर रहा था, जो कि आपकी पुलिस ऑफ द बॉडी है, राइट। अब ये एक एक्स विवो टेक्निक है। इसका मतलब बॉडी के अंदर से कुछ निकाला जाएगा, उसको ट्रीट किया जाएगा और उसके अंदर वापस डाला जाएगा। इस डिजीज के लिए क्या करते हैं, पेशेंट का बोन मैरो निकालते हैं। एक एरिया का पेशेंट का बोन मैरो निकालते हैं क्योंकि पेशेंट की बॉडी ये एंजाइम बना ही नहीं रही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, रेट्रो वायरस के थ्रू, यानी कि रेट्रो वायरस को एज एपरेटस है ना, रेट्रो वायरस के थ्रू हम क्या करते हैं, इस अब उसका बोन मैरो निकालते हैं। रेट्रो वायरस के थ्रू आप वो जीन जो ये एंजाइम बना रहा था उस जीन को इंसर्ट करते हैं बोन मैरो के अंदर और बोन मैरो को वापस से इम्प्लांट कर देते हैं पेशेंट बॉडी के अंदर। तो पेशेंट बॉडी के अंदर का बोन मैरो अब सही हो चुका है, ट्रीट हो चुका है। अब वो खुद ब खुद डी एडिनोसिन डीअमाइनेज एंजाइम्स बनाना शुरू कर देगा और अल्टीमेटली आपका इम्यून सिस्टम खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगा। तो कितनी अच्छी टेक्निक है कि इस टेक्निक के थ्रू एक जेनेटिक डिसऑर्डर ट्रीट हो रहा है, ठीक है जी। अगेन बता देती हूँ, ये टेक्निक है जिससे बोन मैरो बाहर निकालते हैं, उसको ठीक करते हैं, उसमें जीन इंसर्ट करते हैं। उसमें कौन सा जीन इंसर्ट करेंगे, हेल्दी जीन इंसर्ट करेंगे एंड देन उसको पेशेंट की बॉडी में दोबारा इम्प्लांट करते हैं। एज अ रिजल्ट दोबारा से जो उसका बोन मैरो है वो डी एडिनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम बनाना शुरू कर देगा। और जब वो एडिनोसिन डी अमाइनेज एंजाइम बनाना शुरू कर देगा तो खुद ब खुद बी एंड टी लिम्फोसाइट्स सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे और इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इट इज़ वन ऑफ द सक्सेसफुल प्रोसेस ऑफ एक्स वीवो थेरेपी। नाउ मूविंग टूवर्ड द नेक्स्ट मेथड दैट इज इन वीवो थेरेपी, जिससे का मतलब मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक ऐसा मेथड है जिसमें उस सेल को या डिफेक्टिव जीन को बाहर नहीं निकालते बल्कि उसके अंदर रहे पेशेंट की बॉडी में होता है और उसके अंदर ही उसे ठीक कर देते हैं, ठीक है जी। तो पहला पॉइंट क्या हुआ, सेल्स आर नॉट रिमूव फ्रॉम द पेशेंट बॉडी। अब हमने अगर उस सेल के अंदर, उस सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो जीन है उसको हमने रिप्लेस करना है या कोई हेल्दी जीन को डालना है डिफेक्टिव जीन निकाल के, तो ये सारा काम पेशेंट की बॉडी के अंदर ही होगा, राइट। तो सेकंड पॉइंट इज इन विवो थेरेपी इंट्रोड्यूस हेल्दी जीन डायरेक्टली इनटू द पेशेंट बॉडी, बाहर नहीं निकाला जाता है। इसमें एक एग्जांपल आती है सिस्टिक फाइब्रोसिस। अच्छा, इसमें क्या हुआ कि आपको SCID आपने डिजीज पढ़ भी ली और आपको पता भी चल गया ये कैसी डिजीज है, ये किस वजह से होती है और इसकी ट्रीटमेंट क्या है। तो अल्टीमेटली आपको डिजीज के बारे में भी नॉलेज आ गई। सिस्टिक फाइब्रोसिस ये एक अगेन डिजीज है, ये भी जेनेटिक डिसऑर्डर है। इस जेनेटिक डिसऑर्डर में होता क्या है, इन सिस्टिक फाइब्रोसिस अगेन पेशेंट एक जीन लैक करता है, पेशेंट के अंदर वो जीन नहीं बनता
जो कि आपके एयर पैसेज को क्लियर रखता है, क्लीन रखता है। ठीक है, तो सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले पेशेंट्स वो पेशेंट्स होते हैं जिनमें जीन्स मौजूद नहीं है, वो जीन जो इस रिस्पायरेटरी ट्रैक को ठीक रख रहे हैं, अनअफेक्टेड रख रहे हैं। होता क्या है, अब एक पेशेंट जिसमें सिस्टिक फाइब्रोसिस है, अब आप ये देख लें कंपैरिजन, ये एक ऐसा पेशेंट है जिसकी जो ये ट्रैकिया है, ट्रैकिया जब हम बात करते हैं तो विंड पाइप है, आपको पता है, ट्रैकिया क्लियर है, लेकिन ये जो अगर एक पेशेंट है जिसको सिस्टिक फाइब्रोसिस है तो इसका जो ट्रैक है वो जमा हुआ है, वो नैरो साइज का हो गया है, उसके अंदर म्यूकस जमा हो गई है। ठीक है, उसके अंदर क्या जमा हो गई है, उसके अंदर म्यूकस जमा हो गई है। अब ये म्यूकस कौन रिलीज करता है, म्यूकस इसकी इसकी वॉल्स रिलीज करती हैं। ठीक है, अब इनकी म्यूकस को प्रिवेंट कौन कर रहा था, वो जीन कर रहा था जो कि हमारे पास नेचुरल मौजूद है। ये कि नेचुरल आप में और मुझ में, खुदा ना खास्ता में सिस्टिक फाइब्रोसिस नहीं है, तो हमारे जो एयर ट्रैक है वो म्यूकस को प्रिवेंट करेगा कि म्यूकस ना बने इस पाइप के अंदर। लेकिन सिस्टिक फाइब्रोसिस वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो ऐसे पेशेंट हैं जिनमें जो विंड पाइप है वो अल्टीमेटली इसके अंदर म्यूकस जमा हो जाती है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को अब तो पहले समझ में आ गया सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या है। नाउ सिस्टिक फाइब्रोसिस को हम ट्रीट कैसे करते हैं, एक स्प्रे कराया जाता है इसके पूरे ट्रैक में, नॉस्ट्रल्स के थ्रू भी कर सकते हैं, ओरल कैविटी के थ्रू कर सकते हैं। वो जो स्प्रे, जब वो स्प्रे मेडिकेटेड होता है, ठीक है, मेडिसिन उसमें इन्वॉल्व है, जब वो स्प्रे इसके लाइन तक जाता है तो वो स्प्रे के अंदर हेल्दी जीन्स मौजूद होते हैं जो कि ये इसकी वॉल्स एब्जॉर्ब कर लेती है। तो जब इसकी वॉल्स एब्जॉर्ब कर लेगी तो अल्टीमेटली ये वॉल्स सेल से मिलकर बने हैं, इन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, तो वो हेल्दी जीन्स को खुद ब खुद ही एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब वो हेल्दी जीन्स को एब्जॉर्ब करेगा अल्टीमेटली ये म्यूकस होना कम हो जाएगी और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये ख़त्म हो जाएगी। राइट, तो इससे क्या हुआ कि बॉडी के पेशेंट की बॉडी में अंदर ही अंदर ट्रीटमेंट भी हो गई और ये ठीक भी हो गया। राइट, तो ऐसी टेक्निक को कहते हैं इन विवो टेक्निक। तो इस ये एक हमने अभी एक थेरेपी एंड एक हमने जो है वो टेक्निक एंड किए, दैट इज जीन थेरेपी। नेक्स्ट जो टेक्निक है दैट इज कॉल्ड एमनियोसेंटेसिस। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आपको क्लास में भी बता चुकी हूँ, एमनियन एक लिक्विड है जो कि इसके एम्ब्रियो के ये जो फीटस है इसके अराउंड में लिक्विड मौजूद है, जो कि एक अल्टीमेटली क्या कर रहा होता है, नरिशमेंट प्रोवाइड कर रहा होता है इसके सेल्स को और अल्टीमेटली किसी भी एक्सटर्नल एक्सीडेंट से, इंजरी से बचाता है। तो एमनियन को लिया जाता है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एम्ब्रियो का एमनियन को लिया जाता है। अब ये होता है कि इसके एमनियन को भी लिया जा सकता है और इस एम्ब्रियो के कोई भी सोमैटिक सेल्स को भी लिया जा सकता है। अब ये देखिए, ये एक ऐसा इंजेक्शन है जो मदर की एब्डोमेन क्रॉस करता हुआ, यूट्रस क्रॉस करता हुआ जा रहा है और ये इस एमनियन को ले रहा है एट 90 डिग्री। यहाँ तो एंगल भी बताया हुआ है। ठीक है, तो एमनियन निकाला जाता है इस एमनियन को लेबोरेटरी के अंदर इस एमनियन के साथ ना खुद ब खुद कुछ फीटस के सेल्स भी आ जाते हैं। ठीक है, अब इन सेल्स को निकाला जाता है, लेबोरेटरी में रखा जाता है और लेबोरेटरी में उसे ग्रो करवाया जाता है। वो खुद ब खुद एक हफ्ते बाद क्योंकि ये लिविंग सेल्स है तो अपने आप को ग्रो करेंगे। तो जब ये अपने आप को ग्रो करेंगे तो ग्रो करने के बाद उसे आप ईजिली माइक्रोस्कोप में डायग्नोस कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई ये जो एमनियन है, ये जो एमनियन के सेल्स हैं, इनमें कोई एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। तो इन प्रेगनेंसी फीटस के अंदर ही अंदर फीटस के अंदर आप फीटल एबनॉर्मेलिटी को फीटस मदर की बॉडी के अंदर ही हो तो आप फीटल एबनॉर्मेलिटी को डायग्नोस कर सकते हैं, आपको पता चल सकता है। इससे आपको पता चल सकता है कि जो न्यू आने वाला बेबी है उसके अंदर कहीं डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, टे सेक्स डिजीज तो नहीं आ गई इसके अंदर। अगर आ गई है तो हम इसको ट्रीट भी कर सकते हैं। तो बेसिकली एमनियोसेंटेसिस के थ्रू आप कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर जो फीटस में आ सकता है उसको डायग्नोस कर सकते हैं। राइट,
तो ये एमनियोसेंटेसिस को डेफिनेशन में या शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है। और ये जो टेस्ट है इसके कुछ रूल्स हैं, ये हर वक्त नहीं करवा सकते, 16 to 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी में करवा सकते हैं, राइट। अब आप वीक्स को हिसाब लगा लें, खुद 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है, हर मंथ में 4 वीक्स होते हैं, तो 16 to 18 वीक्स के 16 to 18 वीक्स के दरमियान में आप ये एमनियोसेंटेसिस की टेक्निक को अप्लाई करके डायग्नोस कर सकते हैं कि कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट जो एक और एप्लीकेशन है दैट इज टिश्यू कल्चर, राइट। तो टिश्यू कल्चर को प्लांट टिश्यू कल्चर भी कहते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर आप ये कह सकते हैं कि प्लांट टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है जो कि ज़्यादातर प्लांट्स में यूज़ होता है। इस जैसे कल्चर, आपको पता चल रहा है कि कल्चर का क्या मतलब है। कल्चर का मतलब है आप ग्रो करवा रहे हैं कोई चीज़। अब होता है क्या है कि आपने अपने डिज़ायर्ड के अकॉर्डिंग प्लांट का पार्ट ले लिया, और प्लांट का कौन सा पार्ट लेंगे? प्लांट का वो पार्ट लेंगे जहां से आप उसका इजीली पैरेन्काइमा सेल का छोटा सा पीस ले सकें, ठीक है। तो लेट्स सपोज ये आपने लीफ लिया और लीफ का ये जो पार्ट है दैट इज अ पैरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा आपने पार्ट ले लिया। अब पैरेन्काइमा पार्ट लेने के बाद आपने एक जो है वो पैट्री डिश के अंदर एक लिक्विड होगा, उस लिक्विड के अंदर आपने इन टिश्यूज को डाल दिया, ठीक है, प्लांट के टिश्यूज को डाल दिया। अब ये जो लिक्विड है ये एक ऐसा लिक्विड है जो कि न्यूट्रिशन लेस लिक्विड है। एक प्लांट को ग्रो करवाने के लिए जितने हार्मोन्स की ज़रूरत पड़ती है, जितने आपको न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है, जितने आपको मिनरल्स और आयंस की ज़रूरत पड़ती है, उसको करने के लिए जितनी भी चीज़ें एक प्लांट को ग्रो करने के लिए जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, आप उसको एक लिक्विड एक्वस मीडियम में उसको इस बैटरी डिश में रख देंगे। अब होगा क्या कि आपने उस पैट्री डिश में रखा तो कुछ देर के बाद ऐसे ही तो नहीं रहेगा, वो जो टिश्यू है वो अपने आप को प्लांटलेट में कन्वर्ट करेगा। प्लांटलेट का मतलब होता है नन्ना टाइनी प्लांट। अब ये प्लांट आ चुका है आपके पास। अब सबसे पहले टिश्यू अपने आप को एक मास ऑफ बॉल में कन्वर्ट करेगा एंड दैट मास ऑफ बॉल इज कॉल्ड कैलस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट नोट करना है आपने, CALLUS। कैलस वो पार्ट है अनडिफरेंशिएटेड पार्ट कि अभी अभी उसमें आपको ना रूट नजर आ रहा है, ना शूट नजर आ रहा है, ना स्टेम नजर आ रहा है, लेकिन कैलस अपने आप को अल्टीमेटली कन्वर्ट करेगा प्लांटलेट में, कि जिसका मतलब है वो अपने आप को रूट और शूट में, छोटा सा रूट शूट में कन्वर्ट करेगा, और कुछ दिनों के बाद वो पूरा का पूरा प्लांट आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने इस टेक्निक के थ्रू खुद ब खुद आपने डिज़ायर्ड के अकॉर्डिंग किसी भी टिश्यू लेके, प्लांट का टिश्यू लेके उसे कल्चर करवाया, और आपने लार्ज वैरायटी और लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स आपने एज अ रिजल्ट वहाँ से गेन किए। तो लेट्स डिस्कस द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ टिश्यू कल्चर। अच्छा भाई, अब हम हर कोई टेक्निक की बात करते हैं, हर टेक्निक के अपने फ़ायदे भी होते हैं, अपने नुकसान भी होते हैं। पहले हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। इस टेक्निक के थ्रू आप ज़्यादा प्लांट उगा सकते हैं, राइट। मेरी मर्जी है, मैंने एक लैब का एरिया ले लिया, मैं वहाँ पे अपनी डिज़ायर के अकॉर्डिंग काउंटेबल, यानी कि अपने काउंट करके कि भाई कितने ज़्यादा मैं ले सकती हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स को मैं वहाँ पे ग्रो करवा सकती हूँ। उसके अलावा अगर मैं चाहती हूँ कि एक प्लांट का कैरेक्टर ये हो कि उसके फ्लावर्स पिंक कलर के हो, तो मैंने वही उसी टाइप का प्लांट लिया भी था एज अ सैंपल। तो एज अ रिजल्ट मैं जो हज़ारों बनाऊंगी, मैं जो लाखों बनाऊंगी प्लांट्स, वो सिमिलर कैरेक्टर के बनाऊंगी। वो भी मेरे अंडर ऑब्जर्वेशन है और अंडर कंट्रोल है। बाय टिश्यू कल्चर वी कैन ऑल्सो गेट जेनेटिकली चेंज वेराइटीज। हम वेराइटी भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग, अपने विश के अकॉर्डिंग, अपने डिजायर के अकॉर्डिंग जेनेटिकली वैरायटी भी चेंज कर सकती हूँ। मैंने वाइट और रेड को कंबाइन कर दिया, तो अल्टीमेटली जो मैं न्यू प्लांट्स ग्रो करवाऊंगी तो वो पिंक कलर के होंगे। लेकिन वो जो प्लांट्स बनते हैं वो जेनेटिकली वीक होंगे, बहुत ज़्यादा वीक का मतलब है वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ग्रो नहीं कर सकेंगे, और दे आर स्ट्राइल। स्ट्राइल का मतलब वो आगे रिप्रोड्यूस भी नहीं कर सकेंगे। बन तो बहुत जाएंगे अच्छे, लेकिन वो आगे जेनेटिकली वीक होंगे, रिप्रोडक्टिवली वीक होंगे, और दे आर स्ट्राइल। दे कैन मे चेंज द स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन प्लांट। सम टाइम ऐसा होता है कि विद पुअर हैंडलिंग कुछ
अगर डिजीज कंटेनिंग पैथोजन उसमें इंसर्ट हो गए, तो अगर मैं 1000 क्रॉप्स भी बना रही हूँ बाय टिश्यू कल्चर, तो 1000 क्रॉप्स जो है वो एबनॉर्मल क्रॉप्स हो जाएंगी, या कोई ऐसा वेक्टर लैब का म्यूटेशन हो गई उसके जो है उस मीडियम में, उस सैंपल में, तो आपके पास जितने आपने कल्चरिंग से प्लांट बनाए होंगे वो सारे के सारे एबनॉर्मल हो जाएंगे स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली भी, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम डिसेबल हो।